खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले के चूना फैक्ट्री के विरोध में कुक्षी विजय स्तंभ पर दिया धरना। जमीन बचाओ आंदोलन में एक साथ नजर आए जनप्रतिनिधि। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में चूना पत्थर फैक्ट्री के विरोध में आज कुक्षी के विजय स्तंभ पर चौराहे पर सीमेंट कंपनी के विरोध जमीन अधिग्रहण को लेकर आज आदिवासियों की जमीन छीनने के विरोध में तलावड़ी, बामनबाड़ी, टाकरी, कवड़, घोड़ाखारी, मोगरा, भीमपुर सहित कई गांव और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार के साथ कुक्षी विधायक हनी बघेल, अलीराजपुर के महेश पटेल एवं जयस नेता रविराज बघेल, अंतिम उजाला के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जनों का कुक्षी के विजय स्तंभ चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र में आने वाली चूना सीमेंट फैक्ट्री परियोजना के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। आने वाले समय पर प्रभावित होने की स्थिति न हो, इसके चलते जनप्रतिनिधियों ने फैसले के खिलाफ मंगलवार को आज कुक्षी में बड़े आंदोलन हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार ने जमकर सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हनी सिंह बघेल ने भी आदिवासियों के साथ जमीन छीनने का अत्याचार नहीं होने देने की बात कही। वहीं सरकार द्वारा जमीन कानून में बदलाव कर प्रदेश के किसानों को साथ धोखा करने वाली सरकार सुन ले। जब तक देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आदिवासी समाज का धरना, तो मैंने अपने भाषण में कहा हूँ कि मैं एक समाज के सदस्य होने के नाते आया हूँ, ना कि नेता प्रतिपक्ष के। ये समाज की आदिवासियों की लड़ाई है, कई हजारों साल से, कई सालों से रहते हैं, जिनका जीवन यापन उन जमीनों पे होता है। जल जंगल जमीन की लड़ाई है और सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आदिवासियों से जमीनें छीनना चाहती है। हालांकि अभी आपने देखा है, हमने सिंगरौली में लड़ाई लड़ी, वो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जोबड़ विधानसभा हो, कुक्षी विधानसभा हो, चाहे गंधवानी विधानसभा हो, तीनों विधानसभा के ये प्रभावित गांव है। इन गांव को लेके सर्वप्रथम ये भी कहना चाहता हूं कि समाज की लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप है, पूरी तरह आदिवासियों के साथ है। उस जंगल लड़ी के हम आखिरी तक लड़ाई। रही बात जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रशासन मनमानी कर रहा है, जब पूरे समाज के लोग कह रहे हैं कि 7 दिन आप पहले ड्रिल बंद करें, पहले हमसे बात करें। यहाँ के एसडीएम घुमा रहे हैं, यहाँ के एडीएम घुमा रहे हैं। अगर ये इस प्रकार से घुमाएंगे तो हम लोग सब जेल जाने के लिए तैयार है, इसलिए वापस से हम धरने पे बैठ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर समझे, संवेदनशीलता के साथ इस बात को विचार करे। नहीं तो ये आदिवासी समाज का अपमान होगा, इस क्षेत्र के लोगों का अपमान होगा। इस लड़ाई को हम अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए ड्रिलिंग बंद करें और वो कह रहे हैं कि 1 दिन के लिए ड्रिलिंग बंद करके एसडीएम साहब के साथ चर्चा करेंगे, तो आप लोग अभी क्या करोगे? देखिए, स्वाभाविक है, जब तक सरकार इस बात पे नहीं मानती, जब तक हम लोग धरने पे बैठे। आज मुख्यमंत्री जी धार आए थे, आपने उनसे चर्चा करी इस मुद्दे पर? मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से नीचे आने की समय ही नहीं, तो चर्चा कहाँ से होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले की। धार जिले के लिए आज का दिन जो है विकास के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज धार पहुंचे। उनके आगमन पर जिले को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को मिली सौगात। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है 260 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन रहा है। इसके साथ ही जिले के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये कार्य भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणी सोच और विकास के संकल्प का परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जिले के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि सरकार का उद्यम एकदम स्पष्ट है, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है। कार्यक्रम में भाजपा के अनेक
जनप्रतिनिधि के साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। धार जिस प्रकार से विकास की रफ्तार ले रहा है, धीरे धीरे करके पीएम मित्र पार्क के टेक्सटाइल पार्क के आधार पर यहाँ कई प्रकार के और दूसरे कामों के बलबूते पर, लेकिन 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन भी अगर निकल रही है तो इसी धार जिले को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। रेल की सुविधा भी मिल रही, हवाई जहाज की सुविधा भी मिल रही, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल रही, मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही, उद्योग धंधे की सुविधा मिल रही। जब किसानों की बात करता हूं तो ये धार जिले के अंदर आने वाले समय में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके मां नर्मदा की कृपा से कोई गांव खाली नहीं रहने वाला नहीं है जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने वाला है। बोलिए नर्मदे महारानी की, किसान अन्नदाता किसानों की। ऐसे कई प्रकार के काम हम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो विकास को पंख लग गए हैं। विकास करते करते धार बहुत आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें धार के अंदर आज की इस बड़ी बड़ी सौगातों के लिए। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व दिया है और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं। नवाचार, नए तरीके से सोचना, और अगर मैं कहूं कि ये जन सहभागिता के साथ पीपीपी मॉडल का देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो वह धार में खुल रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं और इसीलिए मैंने कहा कि आप इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। जब हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात बोलते हैं तो आखिर ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इस 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम हर एक बच्चे की, माता की, जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 16 साल तक उसको 27 किस्म के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी सारी देख रेख की जिम्मेवारी अब भारत सरकार की है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं मुरैना जिले की। मुरैना आरटीओ अर्चना परिवार द्वारा वाहनों पर लगातार की जा रही है कार्रवाई। मुरैना जिला अंतर्गत संचालित समस्त प्रकार के वाहनों के मोटरयान नियमों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की जांच एवं जरूरी उपकरण आदि की चेकिंग पर निरंतर कार्रवाई जारी है। कुछ दिन पहले यात्री बसों से संबंधित टूरिस्ट परमिट, पार्टी एवं रूट परमिट से संबंधित बस ऑपरेटरों का आपसी विवाद होने से उक्त प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु आज परिवहन विभाग द्वारा एवं साथ ही यातायात पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मुरैना से धौलपुर मार्ग पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया। संयुक्त रूप से चेकिंग कार्रवाई की गई। चेकिंग कार्रवाई अंतर्गत उक्त मार्ग पर टूरिस्ट परमिट एवं रूट परमिट से संबंधित वाहनों के दस्तावेज चेक किए गए। वहीं चेकिंग के दौरान अंतर्गत ओवरलोडिंग एवं बीमा फिटनेस आदि उपकरणों से संबंधित कार्रवाई में कुल 52 से अधिक वाहनों को चेक किए गए, जिसमें 3 वाहनों के विरुद्ध कुल 34,300 का राजस्व वसूल किया गया एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर अथवा बिना परमिट संचालित पाए जाने पर 2 ऑटो वाहन, 1 मैजिक वाहन, 1 स्कूल बस, 1 यात्री बस, कुल 4 वाहनों को जब्त का पुलिस थानों में सुरक्षा हेतु रखा गया। जब्त किए गए 4 वाहनों से 61,500 का राजस्व वसूला
किया गया। पर आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ठिकरी से। ठिकरी में लगभग 18 करोड़ की अमृत 2 योजना को लगा रहा है ठेकेदार पलीता। पार्षद पुत्र ने लगाया गंभीर आरोप, कहा मानक अनुसार नहीं डाले जा रहे पाइप, पीडब्ल्यूडी की जमीन को भी बिना अनुमति खोदा। बड़वानी जिले के ठिकरी नगर परिषद के लगभग 18 करोड़ रुपए की योजना अमृत 2 पर काम चल रहा है, जो कि हर घर को नल और नल में जल देने का काम करेंगे। लेकिन जब इस योजना पर 15 नंबर वार्ड की पार्षद शांताबाई राठौड़ के पुत्र कपिल राठौड़ ने सोशल मीडिया पर अमृत 2 का कार्य रात के अंधेरे में किया जा रहा है, कार्य को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और बताया गया कि पाइपलाइन मानक अनुसार नहीं डाली जा रही है। इसको लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और साथ ही इस कार्य की अनियमितता को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पार्षद पुत्र कपिल राठौड़ ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह ठिकरी नगर परिषद अमृत 2 की जो पाइपलाइन ठेकेदार द्वारा डाली जा रही है, उसमें ना तो पीडब्ल्यूडी रोड की अनुमति है और ना ही पाइपलाइन का कार्य मानक अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य रात में हो रहा है और चंद महीनों पूर्व नगर परिषद ने सौंदर्यीकरण के रूप में रोड के साइड से बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट लगाई थी, उन खंभों को भी उखाड़ दिया और 1 से 2 खंभों के स्ट्रक्चर को भी तोड़ दिया गया है। तो वही पीडब्ल्यूडी के रोड को बिना अनुमति तोड़ा गया है। क्या पीडब्ल्यूडी इस पर कार्रवाई करेगा या विभाग भी कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा? ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी करते हुए रातों रात पाइपलाइन को मिट्टी डालकर दबाकर बराबर कर दिया गया। वहीं नगर परिषद सीएमओ और नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि समित जायसवाल से शिकायतकर्ता की फोन पर बात हुई तो उन्होंने 2 टुक में कहा कि देखते हैं और दिखवाते हैं जैसे शब्दों से इतिश्री कर दी है। वही पीडब्ल्यूडी की अधिकारी मालती चौहान से जानकारी लेने पर बताया कि अगर नगर परिषद के द्वारा पीडब्ल्यूडी के रोड को क्षति पहुंचाई गई तो मैं दिखवाती हूं। मैं अभी मटली कार्यक्रम में व्यस्त हूं। वहीं सीएमओ प्रेम वासुरे ने बाइट लेना चाहिए तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। ठीकरी नगर परिषद सीएमओ साहब और नगर अध्यक्ष और अन्य पार्षद महोदय में सूचना देना चाहता हूं, कपिल राठौड़, यहाँ पे ये एचडीपी पाइप जो चले रात में काम कर रहे हैं, जिसका डेप्थ गाइडलाइन के हिसाब से 1 मीटर से अधिक होना चाहिए, 1200 जैसा होना चाहिए, 800 के आसपास कर रहे हैं। रात में खुदाई करके गार्ड हैं। जब ठेकेदारों को इनको काम करते हमने पकड़ा तो सब मशीनें लेके भाग गए हैं और ये भी दूर हट गए हैं। मशीनें सब इन्होंने साइड के लिए देखे सब हटा लिया है। ये खड़े ये यहाँ पर और आप बोल रहे कि हम काम नहीं करेंगे, अभी बंद कर देंगे, लेकिन हमको आशंका है कि रात भर में कर देंगे। आज तारीख से और आज दिनांक 21 दिसंबर को है। रात के क्या समय हो रहा है? 10:41 हो रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं। अभी इन्होंने मशीन हटा ली, साइड से कर दी है, लेकिन हमको आशंका है कि रात को 11-12 बजे काम कर देंगे। ये सुपरवाइजर है यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? इनका नाम, आपका नाम क्या भाई साहब? मैं तो लेबर हूँ। ये लेबर है, नाम तो बोलिए, नाम बोले। वो गौरव भाई करके है नहीं इधर, ये वो गौरव भाई है। मशीन साइड से खड़ी कर दी है और ये गलत तरीके से काम हो रहा है और मैंने सीएमओ साहब को सूचना दी अभी रात को कॉल करके, और मैंने अनार भाई कामले को भी सूचना दे दी है, अन्य पार्षद महोदय को भी सूचना दी है। ये गलत काम हो रहा है, सही काम किया जाना चाहिए जिसमें हम सहयोगी बनना चाहते हैं, और गलत काम किया जा रहा है। अगर कोई करप्शन हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। देखो मशीनें उन्होंने साइड से खड़ी कर दी है। ये ठेकेदार देखो भाग रहे हैं और पूरी बात भी नहीं कर रहे हैं कि क्या है, कितना डेप्थ लेना है, कैसा करना। ऊपर लाइन खोद के इन्होंने तुरंत गाड़ भी दी हाथ के हाथ, देखिए। और अभी आशंका है कि रात में ही काम कर देंगे और गलत तरीके से मतलब लाइन को कर देंगे। ठीक है, ये सूचित दे रहा हूँ मैं आपको। ये मशीनें इन्होंने खड़ी कर दी है, ये दोनों मशीन इन्होंने साइड से लगा दी है। पहले खुदाई कर रहे थे, जब इनको हमने रोका तो मशीनें लेके भाग रहे हैं। देखो ये सब मशीन लेके जा रहे हैं, ये मशीन लेके भाग रहा है। देखो देखो ये मशीन लेके भाग रहा है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, डालो
दो भैया, लाइन डालो। कहाँ जा रहे हो भैया? देखो, हेलो, ये मशीन निकल गई। ये देखो मशीन स्टार्ट हो रही। ये भैया, भैया ऑपरेटर है। आप ऑपरेटर हो? भैया तुम्हारा क्या नाम आपका भाई साहब? दीपक नाम है। ऑपरेटर हो ना आप? यहाँ खुदाई कर रहे थे ना? कितनी खुदाई का बोला आपको? ठेकेदार कौन है यहाँ पे? किसके सुपरविजन काम हो रहा है? मैं तो आज ही आया हूँ यार भैया। किसके सुपरविजन काम हो रहा है? कौन है सुपरवाइजर यहाँ का? देखो ये एक ऑपरेटर खड़े हैं यहाँ पे। कोई जवाब देना जब तैयार पकड़े नहीं गए है। तो इन्होंने मशीन साइड से लगा दी और जवाब भी नहीं बराबर दे रहे कि इतनी खुदाई करना, मतलब दिख रहा है कि कुछ गलत काम हो रहा है। आपके संज्ञान में आए। मैं कपिल राठौड़ ठीकरी से आपको सूचित करना चाहता हूँ, कृपया संज्ञान लें और उचित जांच कर सही की कार्रवाई करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कपिल राठौड़। आप पार्षद पुत्र भी हैं। जी हाँ, मेरी माताजी वार्ड नंबर 15 से पार्षद है। रात को एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया था जो अमृत 2 चल रही है, उसके कार्य को लेकर आपने विरोध दर्ज कराया था, क्या कहें? जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि रात को करीबन 11:15 बजे मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे पाइप गाड़ा जा रहा और ऊपरी सतह पे मिट्टी डाल के उसको बंद किया जा रहा था। तो मुझे कुछ आशंका हुई कि इतनी ऊपरी सतह पे पाइप कैसे गाड़ा जा रहा है। तो मैंने अपनी बाइक रोक कर उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्या कर रहे? तो उन्होंने बोला नर्मदा परियोजना की लाइन डल रही है, पेयजल जो घर घर पानी पहुंचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर भाई साहब ये तो काफी ऊपरी सतह पर है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो प्रॉपर डेप्थ पे। तो फिर मैंने किसी से मेजरमेंट टेप नाप कर उसको चेक किया तो मुझे लगभग 2-2.5 फीट के आसपास ही वो दिखी। फिर मैंने सवाल किया कि ये तो काफी कम गहराई है, आप इतना कम गहराई पे कैसे गाड़ रहे? क्या आपको कोई निर्देश है? तो उन्होंने मुझे बताया कि नगर परिषद से उनको इतनी गहराई में गाड़ने का निर्देश है। तो मुझे फिर आशंका हुई, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सुबह नगर परिषद एक बार फिर से चेक करके पुनः इसको आप व्यवस्थित गाड़ सकते हैं। कितनी गहराई गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि 2-2.5 फीट मैं मानता हूं बहुत कम होती। इतने तो बारिश के टाइम पे हमारे यहाँ गड्ढे हो जाते हैं और यहाँ पे ट्रक टाले चलते रहते, कोई भी टायर लगा उसमें तो फूट जाएगी। तो मैंने बोला कि आप रात के अंधेरे में ना काम करते सुबह कीजिए। फिर वो दादागिरी करने लगे कि नहीं हम तो अभी रात को काम करेंगे, आप कोई रोक नहीं सकता। तो फिर मजबूरन मुझे सीएमओ साहब का नंबर लेके फोन करना पड़ा और सीएमओ साहब को मैंने कहा कि साहब माफी चाहता हूँ, मैं कपिल कुमार राठौड़ आपको अभी कॉल कर रहा हूँ, पर मामला थोड़ा अर्जेंसी का था। ये भाई साहब ऊपरी सतह पे पाइप गाड़ रहे, ठेकेदार का नाम शुभम कुछ बता रहे हैं, गौरव भाई यहाँ के सुपरवाइजर हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम तो गाड़ के रहेंगे चाहे जो हो, तो आप थोड़ा इसमें मामले में दखल दे। तो सीएमओ साहब ने मुझे फोन पे बोला कि चलो मैं चेक करवाता हूँ। उसके बाद भी इनका काम कंटिन्यू जारी रहा। तो मैंने जो दूसरे पार्षद है वंदना जी राठौड़, उनको कॉल करके सूचना दी और अनार भाई कामले को सूचना दी। फिर अनार भाई कामले ने मुझे संतोष पर जवाब दिया कि वो उन्हें बताया जाए इस पार्ट पे कि रात में इस तरह से कोई काम नहीं किया जाता, सुबह ही करना पड़ेगा। ये करके यहाँ पे उन्होंने साइड से मशीन लगा ली, पर मुझे आशंका थी कि ये लोग रात को कर सकते थे। तो मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के जैसे मैंने शुरुआत करी, ये लोग मशीन लेके सब भागने लगे, ठेकेदार भी भागने लगे। मैं पूछ रहा कि रुको भाई, बात करते हैं क्या है करके। और मुझे आशंका थी, ये जो स्पॉट देख रहे हो, रात को यहीं पे वीडियो बना था और आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में दिखेगा कि यहाँ पे खुदा हुआ है, काम इन्होंने प्रॉपर नहीं किया है। और रात को करीब 2-2.5 बजे के आसपास मैं समझता हूँ कि इन्होंने इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ कर दिया और आप देख रहे खंभा भी टूटा हुआ है। मतलब अनियमितता की मुझे शंका हुई। तो मैंने रात को ही फिर मुझे लगा कि मैंने पार्षद महोदय, यहाँ तक कि नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय को खुद कॉल करके सूचना दी, सीएमओ साहब को सूचना दी, फिर भी मुझे कुछ अनियमितता की शंका लगी। तो फिर मैंने रात को 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे सूचित किया कि साहब इस प्रकार से कुछ गड़बड़ जैसा काम लग रहा है, मामले की जांच की जाना चाहिए, क्या उचित गाइडलाइन है, कितनी गहराई पे पाइप गाड़ा जाना चाहिए, उसके हिसाब से काम होना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन और कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मैंने वहां पे भी निवेदन किया। और अभी सुबह देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा बूझ के बराबर कर दिया है। चलो यहाँ पे इन्होंने कैसा किया ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन मुझे ये भी शंका है कि पिछली जो लाइनें डलती आ रही उसमें कौन देखने वाला है, क्या किया जा रहा है, कौन जांच कर रहा है, कितनी गहराई में डाली है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये भविष्य में लाइन घर घर पानी पहुंचने वाली है। मुझे ये भी शंका है कि वास्तव में लोगों को पानी मिल पाएगा अभी कि नहीं मिल पाएगा। मैं एक चीज बात और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी का रोड है और पीडब्ल्यूडी के रोड से 3-4 फीट तक किनारे पे कोई खुदाई नहीं होती जनरली मेरी समझ के अनुसार। और मुझे ये पता चला है कि इन्होंने कोई पीडब्ल्यूडी से कोई अनुमति भी नहीं ली खुदाई के लिए और उसके जस्ट शोल्डर के पास इन्होंने खुदाई चालू कर दी, जिससे भविष्य में कोई बड़ी जनहानि होने की संभावना है।
बड़वानी में सिलावत थाना क्षेत्र के सेमलिया फाटे पर सोमवार रात एक बड़ा हादसा घटित हो गया, जिसमें 2 पैदल राहगीरों सहित 2 बाइक सवारों सहित पुलिस के 4 पहिया वाहन में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों को बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। रात 10 बजे प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये घटना सिलावत थाना क्षेत्र से होकर मटली ड्यूटी पर जा रहे पुलिस के 4 पहिया वाहन के कारण होना माना जा रहा है, जो कि फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं इस घटना में हिरा, सुरेश और साइमल गंभीर घायल हो गए, जिन्हें रेफर किया गया, तो वहीं अर्जुन को मामूली चोटें आई हैं। वहीं दुर्घटना में पुलिस के 4 पहिया वाहन के अगले हिस्से में बाइक फंस गई। दरअसल आपको बता दें कि घायलों को अलग अलग संसाधनों के माध्यम से सिलावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टरों के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें बड़वानी जिला अस्पताल लेकर आए। वहीं दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं है, जो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। साइमल पाचपुला। ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे हुआ? कालाखेत। कहाँ से ठोका? पीछे से। पीछे से? तू कहाँ से था? तू कहाँ से था? गाड़ी से। मोटरसाइकिल से? हाँ। और पीछे से बड़ी गाड़ी वाले ठोक दिया? हाँ। डायरेक्ट लाकर ठोक दिया? हाँ। गाड़ी देखी थी? गाड़ी तो मैंने देखी थी यार। तू कहाँ से आ रहा था? मैं जूना जीरा से आ रहा था। जूना जीरा से? हाँ। तो कहाँ जा रहा था? सिलावत आ रहा था। सिलावत? कहाँ रहता तू? पाचपुला नांगली। क्या नाम है तेरा? सुरेश। कहाँ रहता? कालाखेत। एक्सीडेंट होगा, कैसे हुआ ये? हम पैदल गए था। पैदल जा रहा था? हाँ। तो क्या हुआ फिर? क्या मारना, वो पीछे लगे वो ठोक दिया। पीछे से लाके ठोक दी? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? क्या मेरे को क्या पता, मेरे को तो गाड़ी में तो पीछे से लाया और ठोक दिया। हाँ। तो तू अकेला जा रहा था कि और सोया? इसका पैरे भी था, एक और छोरा भी था, उसको हाँ। नहीं लगी? हाँ, इसको नहीं लगी। बस तेरे को ही ठोक के चल हो है ना? और बाइक वालों को ठोक है ना? कहाँ पे रहता तू? कालाखेत। कालाखेत। हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रधान आरक्षक विश्वेश्वरनाथ राय। कहाँ से आ रहे थे सर आप? सर हम लोग रतलाम से जो है कि पलसूत के लिए निकले थे। महामहिम जो है कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मतलब ड्यूटी में हम लोग जा रहे थे। हम लोग बीडीएस टीम से रतलाम से हैं। तो सर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या हुआ कि हम लोग उधर से जो है कि बड़वानी से इधर पलसूत साइड के लिए निकले थे, तो अपने जो ये सिमलावदा के ग्रिड के से जैसे आगे निकले तो 2 लोग आगे आगे जा रहे थे, पीछे से 2 मोटरसाइकिल वाले भी आ रहे थे साथ में। तो उन्होंने जो है पहले पैदल वालों को टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद उनकी मोटरसाइकिल जो है कि वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। उनको बचाने के चक्कर में उनकी मोटरसाइकिल से ऊपर से हम लोग मतलब जो है कि हमारी गाड़ी जो है कि खाई में गिर गई। तो आप में से किसी को लगी? हमारे में जो है कि हल्का जो है कि आरक्षक के चोटें सा है, थोड़ा सा हल्की सी चोटें उसको आई है, बाकी सब ठीक ठाक है। तो उधर कोई को लगी? उधर जो है कि 2 लोगों को लगी थी, तो उसमें जो है कि हम लोग एम्बुलेंस बुलवा के और उनको शासकीय हॉस्पिटल के लिए भिजवा दिए। रेफर। हाँ मैम एक केस आया है, क्या प्रॉब्लम? ये आरटीए है, 6:30 बजे के आसपास पखालिया में हुआ था एक्सीडेंट, जिसमें अटेंडर्स का कहना गया है कि 2 बाइक्स थी, जिसमें दो बैठने वाले थे और एक जो वॉक कर रहा था सिविक, और कुछ गाड़ी आई थी तो उन लोगों को टक्कर मार के वो चली गई है। तो टोटल हमारे पास जो सीएचसी सिलावत पर जो पेशेंट आए हैं वो 4 आरटीए के केसेस आए हैं। कितनी लगी तो एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी है, उसको काफी बड़ा लेसिनेशन है, 5x4 सेंटीमीटर का डीप है, और एक का जो है वो पैर मतलब जो टिबिया बोन है वो बाहर आ गई है, और एक का डिसलोकेशन हो गया है, बाकी एक को माइनर इंजरीज वगैरह है। कितनों को रेफर अभी तीनों को ही, वैसे 4 है बट उसमें से 3 को रेफर करना है, जो 2 जा चुके हैं और एक अभी बचा है, एम्बुलेंस आ रही है उसके लिए। एक नाम इनके क्या नाम? एक पेशेंट है हीरा, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है साइमल और एक का नाम है अर्जुन। कहाँ के निवासी है? ये पांचपुला उत्तर का है। क्या नाम? अर्जुन। अर्जुन ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम चल के जा रहे थे तो गाड़ी आके ठोक दी। पैदल चल रहे थे? हाँ। तो कौन सी गाड़ी ठोका? मोटरसाइकिल या बड़ी गाड़ी? पुलिस गाड़ी, बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी? हाँ। तो पैदल जा रहे थे, ठोक दिया? हाँ। कहाँ पे ठोका थे? हाँ। पखालिया? हाँ। शिमला खुदरा फाटे पे? हाँ। कितनी लगी आपको?
पैर पे लगी। पैर में लगी। और बाकी एक और आपके साथ पैदल था ना, उसको भी लगी है क्या? हाँ उसको ज्यादा लगी? हाँ पैर भी तो आपके साइड से हो गए थे एकदम ठोकते के मान, हाँ इसलिए कम लगी है। हाँ तो बाकी ज्यादा लग गई हाँ। है ना? कहाँ जा रहे थे आप? इलाहाबाद आ रहे थे? घर जा रहे थे। घर जा रहे थे है ना? पैदल आ रहे थे ना? हाँ। तुम्हारा सुरेश लोहरिया काला खे। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? मेरे साथ मैं उधर आया था, वहाँ फूल के उधर गुटवाला घर का उधर आया था। कौन से गांव में? ये फूल के उधर आया था मैं। गांव का नाम बताओ। सिलावत। सिलावत से कहाँ मजदूरी करके घर जा रहे थे? घर जा रहा था, पैदल जा रहा था। तो कहाँ पर हुआ तुम्हारे साथ एक्सीडेंट? वो शिमला फाटक पे होगा। कौन सी गाड़ी ने ठोका तुमको? वो पुलिस वाले। पुलिस की गाड़ी से ठोका हाँ। है। कितने लोग थे? तुम अकेले थे और कोई था मेरा तुम्हारे भाई का लड़का भी था। साथ? तुमको क्या चोट लगी है अभी? मेरे को टच, मेरा पाइप फ्रैक्चर हो गया, पाइप पूरा भाग गया। पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ। तो अभी तुमको हॉस्पिटल कौन लेके आए? मेरा भाई लेके आया, वो वहाँ था नहीं, मेरा मामा भी था नहीं वहाँ। अच्छा। हाँ, अब मेरा माँ भणजे वाला है नहीं। हॉस्पिटल से क्या बोला अभी तुमको? हमको काई नहीं बोला वो। अभी यहाँ इलाज हो जाएगा? पैर टूट गया तो कि बड़वानी जाना पड़ेगा क्या? अभी वो तो बड़ा नहीं कह रहा भैया। अच्छा। जिला जेल अलीराजपुर से शाम लगभग 5 बजे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी बुरु पिता कन्या जेल परिसर से फरार हो गया। कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल जेल विभाग ने टीम तैयार कर फरार कैदी की तलाश शुरू की। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल जिले के सभी थानों को अलर्ट कर चेकिंग पॉइंट लगवाए गए तथा शहर व जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष टीम तैनात की गई। वहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम की सतत निगरानी के दौरान कैदी को जेल की बाहरी दीवार फांद कर सिनेमा चौराहे की ओर अकेले जाते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संभावित ठिकानों पर सघन तलाश शुरू की। जांच के दौरान जानकारी मिली कि फरार कैदी अपनी बहन काली निवासी बड़ी उंडवा के यहाँ छिपा हो सकता है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन एवं जेल पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर कैदी भुरू को पकड़ लिया और सुरक्षित रूप से जिला जेल लाया गया। फिलहाल जेल प्रशासन द्वारा मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जेल प्रशासन की ये बड़ी चूक कहीं न कहीं हुई है, जिससे यह हत्याकांड का जीवन की सजा काट रहा कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर भाग निकला। क्या कैदी जेल परिसर से फरार हुआ था? क्या है पूरा मामला से? ये हम लोगों के यहाँ एक व्यवस्था होती है कि कुछ बंदी जो सज़ा काफ़ी पूरी कर चुके होते हैं उनको जेल के बाहर निकाल के जेल परिसर में उनसे साफ़ सफाई या इस तरह के काम कराने के लिए, उसी बाहर कमान कहते हैं उसको। तो ये बाहर कमान के लिए पास बंदी था हमारा, मुख्यालय से, इसकी जेल मुख्यालय से इसकी स्वीकृति थी। ये बाहर काम कर रहा था साफ़ सफाई का, और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास ये जब वापस आने का समय होता है, ये वापस नहीं आया तो फिर इसकी ढुलाई की और ये कहीं फरार हो गया था। सर, क्या लगता है इसमें कि जेल विभाग की कुछ सुरक्षा में चूक हुई है या ये मतलब बाहर से ही भागा है? ये बाहर से ही भागा है, बाहर काम कर रहा था और वहाँ से ही ये भागा है। सर, इसमें इस कैदी के ऊपर अभी कोई धारा बढ़ाई है या कुछ किया है सर इसके लिए? नहीं, इसके प्रकरण की सूचना इसके FIR के लिए थाने में सब सूचना भेजी जा चुकी। शाम को ही सभी को रात में सूचना इसकी दे दी गई थी। सर, इसके फरार होने के बाद कितने समय के बाद इसको फिर से गिरफ्तार किया सर? इसको लगभग जैसे ही हमको ये सूचना मिली थी उसके तुरंत बाद मैंने जो है 4 टीमें जेल के प्रहरियों की बनाई, उनको जहाँ जहाँ संभावना थी कि वहाँ जा सकता है वहाँ रवाना की। तो लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास मेरी एक टीम ने मुझको बताया कि यहाँ पर हम उसके पहुँच गए हैं और ये हमको मिल गया है। सर, ये कहाँ से मिला है सर? ये बड़ा उम्मा में इसकी बहन रहती है, वहाँ पे पहुँच गया था। वहाँ पे हमारी टीम ने पहुँच करके इसको पकड़ लिया था। क्या कैदी जेल परिसर से फरार हुआ था? क्या है पूरा मामला से? ये हम लोगों के यहाँ एक व्यवस्था होती है कि कुछ बंदी जो सज़ा काफ़ी पूरी कर चुके होते हैं उनको जेल के बाहर निकाल के जेल परिसर में उनसे साफ़ सफाई या इस तरह के काम कराने के लिए, उसी बाहर कमान कहते हैं उसको। तो ये बाहर कमान के लिए
पासबंदी था हमारा, मुख्यालय से इसकी जेल मुख्यालय से इसकी स्वीकृति थी। ये बाहर काम कर रहा था साफ़ सफाई का, और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास ये जब वापस आने का समय होता है, ये वापस नहीं आया तो फिर इसकी धुलाई की और ये कहीं फरार हो गया था। सर क्या लगता है इसमें कि जेल विभाग की कुछ सुरक्षा में चूक हुई है या ये मतलब बाहर से ही भागा है? ये बाहर से ही भागा है, बाहर काम कर रहा था और वहाँ से ही ये भागा है। सर इसमें इस कैदी के ऊपर अभी कोई धारा बढ़ाई है या कुछ किया है सर इसके लिए? नहीं, इसके प्रकरण की सूचना इसके FIR के लिए थाने में सब सूचना भेजी जा चुकी। शाम को ही सभी को रात में सूचना इसकी दे दी गई थी। सर इसके फरार होने के बाद कितने समय बाद इसको फिर से गिरफ्तार किया सर? इसको लगभग जैसे ही हमको ये सूचना मिली थी उसके तुरंत बाद मैंने जो है 4 टीमें जेल के प्रहरियों की बनाई, उनको जहाँ जहाँ संभावना थी कि वहाँ जा सकता है वहाँ रवाना की। तो लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास मेरी एक टीम ने मुझको बताया कि यहाँ पर हम उसके पहुँच गए हैं और ये हमको मिल गया है। सर ये कहाँ से मिला है सर? ये बड़ा उम्मा में इसकी बहन रहती है, वहाँ पे पहुँच गया था। वहाँ पे हमारी टीम ने पहुँच करके इसको पकड़ लिया। बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं खरगोन की जनता में भी बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए ताकि वहां हो रहे हिंदू नरसंहार बंद हो। नमस्कार, शहर क्राइम में आपका स्वागत है। मैं खरगोन से ओमप्रकाश रामनेकर। बांग्लादेश को लेकर जिस तरह से बातचीत आ रही है, खबर आ रही है कि हिंदू नरसंहार हो रहा, वहाँ लगातार हो रहा है, और उसके बावजूद भी यहाँ की जो सरकारें हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। उसको लेकर यहाँ की जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा। उसी को लेकर चलते हम जब पूछते हैं कि जनता किस तरह से आक्रोश और क्या लग रहा है। आक्रोश से लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को संभाल नहीं पा रही है, और इस कार्य में पिछले 1 वर्ष से देखने में आ रहा कि जब से जबरदस्त किया गया था शेख हसीना को, जब से लेकर आज तक वहां पर कोई भी स्थायी सरकार नहीं बनी है और नई सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए अत्याचार की हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का, उस पर लेकर ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही जैसे सरकार से भी, आप किस तरह से उम्मीद जताएं, क्या मांग करें? निश्चित ही बांग्लादेश में गत 1 वर्षों से हिंदुओं पे भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है और नरसंहार हो रहा है, लेकिन भारत सरकार एक भी शब्द आज तक नहीं बोली है, जबकि हिंदुओं का अत्याचार को रोकना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है और विश्व में कोई ऐसी बातें नहीं उठा रहा है कि नोबेल शांति का जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिला है वो पूरे देश में अशांति फैला रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि ठोस कदम उठाए और बांग्लादेश को कठोर फटकार लगाए। इस बीच में ये भी बड़ा विचारणीय विषय है कि जब पहली बार जब अत्याचार कुछ समय पहले हो रहा था तो बांग्लादेश की टीम भारत में आकर खेल रही थी और 5 स्टार होटलों में उनको भव्य सुविधाएं मिल रही थी। और अभी गत दिनों शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को लगभग 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो क्या ये उचित है एक वहाँ पे जहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है और वहाँ के खिलाड़ियों को हम इतना ज्यादा सम्मान दें? देखने में ये भी आ रहा है, पूरे भारत में तो पूरा आक्रोश है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जला दिया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है, उसके लेकर भारत में काफी आक्रोश है। उसको लेकर कैसे? भारत में जन जन में आक्रोश है। भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश के विरुद्ध कठोर कदम उठाएं और जो भी व्यापार ऐसा चल रहा है वहां पे बंद किए जाएं और हिंदुओं की वहां पे रक्षा की जाए। आखिर हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? भारत देश में जो हिंदू समर्थक प्रधानमंत्री है उनको चाहिए कि बोलना चाहिए। जिस तरह से हो रहा नरसंहार हो रहा बांग्लादेश में, बजरंग दल भी हो, ईश्वर परिषद भी हो, वो भी आक्रोशित है। किस तरह से किस तरह से आक्रोश प्रदर्शन करेगी? अभी ये तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके माध्यम से हम तो प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो भी ये नरसंहार कर रहे हैं उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए।
और आने वाले दिनों में बजरंग दल खरगोन में भी तो अपना तो उग्र रूप बताएगा। इस तरह देखने में आ रहा है बजरंग दल भी आने वाले समय में 2-4 रोज बाद वो करना चाह रहा, आंदोलन करेगा और हमारे साथ और भी है। मनीष जी बताया किस तरह से आक्रोश है बांग्लादेश को लेकर। देखो, आज जो चल रहा है इस देश में इस समय, जो वीडियो भी आ रहे हैं उसको देख के बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। कुल मिला के मोदी सरकार ने बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान को पानी बंद कर दिया था और बहुत सारे उनके जो व्यापार संधि थी उनको तोड़ दिया था, उसी तरीके से जो बांग्लादेश के साथ जो भी संबंध है इनके संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। और अगर देखो अगर कोई विदेशी नागरिक अगर अपने यहाँ पर आता है और प्रताड़ित होता है, उसके साथ में कोई गलत काम होता है तो दूसरा देश इस पर आपत्ति उठाते हैं, एम्बेसी उठाती है। भारत ऐसी भारत का जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है, हिंदू मौजूद है, तो हिंदू के साथ जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ भारत के अंदर तो आंदोलन होना चाहिए और इसका जवाब भी देना चाहिए मोदी सरकार ने। ये जिस तरह से इनमें आक्रोश देखा जा रहा है कि पूरे भारत में तो जन आंदोलन भी छिड़ा हुआ, केंद्र सरकार ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए और मोदी जी ने तत्काल इस पर एक्शन लेकर कुछ न कुछ बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हिंदुओं पर जो नरसंहार है वो कहीं ना कहीं रुक पाएगा। शहर कायम के लिए खरगोन से ओमप्रकाश रामनेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरगोन जिले की। खरगोन जिले के मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल खरगोन जिले के ग्राम पानवा पहुंचे, जहां उन्होंने सिकल सेल जांच शिविर में भाग लिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंगलवार 23 दिसंबर को खरगोन जिले के कसरावद विकास खंड अंतर्गत ग्राम पानवा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अंतर्गत सिकल सेल रोग के स्वस्थ हुए पीड़ित मरीजों को प्रमाण पत्र तथा क्षय रोगियों को आहार किट प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जन कल्याणी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया गया। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं महामहिम राज्यपाल ने खरगोन जिले में अभी तक हुई सिकल सेल में 10 लाख लोगों की जांच की बात कही और खरगोन जिले की प्रशंसा की गई। हमको आपको बता दें, खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल की माताजी के नाम पर संस्था में हो रही सिकल सेल से ग्रसित लोगों को इलाज को लेकर भी प्रशंसा की गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों अनु मेवाड़े के यहाँ निमानी प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद भी लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही इंदौर से महू नाका इमोजी लाइन में लगी आग, भीषण आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी का माहौल। नर्मदा प्रोजेक्ट के पाइप में लगी भीषण आग वीडियो में काफी दूर से दिखाई दे रहा है और नजर भी आ रहा है धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर वहीं बुझाने का कार्य कर रही है। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचा।